नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 10th साइंस का जो हमारा 7 नंबर चैप्टर चल रहा था उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और वो नंबर आपका पार्ट कौन सा है? 3 नंबर पार्ट के बारे में। ठीक है, 3 नंबर पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तत्वों के बारे में, परमाणु के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि तत्वों के आवर्ती गुणों के बारे में, मतलब वो किस प्रकार से अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था और वैज्ञानिक का नाम क्या? आपके डोबेराइनर। और इसने एक नियम दिया था अपने अनुसार, और वो नियम क्या कहलाया? आपके डोबेराइनर का त्रिक। अब देखो डोबेराइनर के त्रिक में आपकी क्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके नाम क्या है? त्रिक। त्रिक का मतलब हो जाएगा 3-3 के समूह बनाए। क्या बनाए? 3-3 के क्या बनाए? समूह बनाए। इस वैज्ञानिक ने 3-3 के समूह बनाए और उस आधार पे अपना नियम दिया था कि 3-3 समूह बनाए। फर्स्ट वाला ऊपर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये तो हो जाएगा आपका पहला, ये दूसरा और तीसरा। इसने बताया था कि जो पहला और ये तीसरा, इन दोनों तत्वों का जो परमाणु भार है, ये परमाणु भार इस बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग या तो समान होगा या फिर औसत होगा। मतलब क्या है कि 3-3 इसने त्रिक बनाए, 3 त्रिक बनाए। इसने बताया था कि जो पहला और तीसरा, ये तत्व है पहला और तीसरा, इन तत्वों के परमाणु भार का औसत, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के क्या होगा? लगभग बराबर या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसने डोबेराइनर के बताया, क्या बताया कि इन्होंने 3-3 तत्वों के ऐसे समूह बनाए हैं जिनमें पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के लगभग समान या बराबर हो सकता है। अब देखो इसमें 3-3 के समूह बने। अब इनका देखते हैं कि परमाणु भार का औसत बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो LINA और K। तो इसमें फर्स्ट ले लेते 7 प्लस 39 है तीसरा, ये लो 39 बराबर 2। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होता है? 6, 4, और यहाँ पे कितना? 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 2 और 3। तो यहाँ पे देखो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर आ रहा है, मतलब बराबर। इन दोनों का औसत इस बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आ रहे हैं। ये आपके एक ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक ये देखते हैं कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत, तो इसमें 35 और कितने प्लस 127 किसके बराबर आना चाहिए? इस बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर। तो इसमें कितना होगा आपके? यहाँ पे ये हो गया आपकी 2, फिर कितना हो जाएगा? 6 और 1, ये लो 2 से भाग देता होगी। यहाँ पे कितना आते हैं? 81 आते हैं। मैंने क्या बताया था? बराबर या लगभग बराबर हो सकता है। ठीक है, तो 81 आ रहा है, यहाँ पे 80 से लगभग बराबर ही है। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले तत्व का परमाणु भार 40 और तीसरे तत्व का परमाणु भार कितना आपकी? यहाँ पे 137। इनका औसत देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 7, 1, 2 से भाग देते कितना आता है? यहाँ पे 8.5 कुछ आता है ना, ये आता है। अब देखो 8.5 और यहाँ पे ये बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या रहे? बराबर। तो डोबेराइनर ने ये त्रिक बनाई इस प्रकार कि 3-3 तत्वों के समूह बनाए। इसने बताया था कि जो पहला और तीसरा तत्व है, इन दोनों के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के क्या होता है? बराबर होता है। सब में क्या होगा? बराबर या लगभग हो सकता है। ठीक है, पर इसकी कमी क्या थी? ये रूल आगे काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने क्या कर दिया, इससे केवल 3-3 त्रिक ही बन सकते हैं, बाकी वाले तत्वों के बारे में नहीं बताया। सिर्फ 3-3 त्रिक ही बनाए थे, उन्हीं के बारे में आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये रूल नहीं चला तो आगे एक दूसरा और वैज्ञानिक आया, और वो वैज्ञानिक था आपके न्यूलैंड। कौन सा था? न्यूलैंड। और इसने अपना नियम दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन सा दिया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है? अष्टक मतलब 8 का समूह बनाया। इसने क्या किया? 8 समूह बनाए। इसने जिस प्रकार बोला कि संगीत के 7 स्वर होते हैं, 7वां स्वर वापिस पहले स्वर के समान होता है, जैसे कि सा, र, ग, म, प, द, नी, सा। ये 8वां स्वर वापिस स्टार्टिंग का जो पहला स्वर है उसके समान हो रहा है, जैसे कि सा। देखो संगीत के 8 स्वर कौन कौन से? जैसे कि सा, रे, ग, म, प, द, नी। देखो यहाँ पे ये कितने हो गए? 7। अब वापस मैं 8वां लिखूंगा तो ये देखो सा है, तो ये सा लास्ट में और ये पहला सेम है। तो इसने बताया था
कि 8 के 8 कैसे समूह बनाए कि अंतिम जो 8वां स्वर आता है वो पहले तत्व के लगभग क्या होता है समान, या फिर 8वां जो तत्व आएगा वो पहले तत्व के क्या होगा समान, उन गुणधर्मों में क्या होगी समानता, इसलिए इसे क्या कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब देखो न्यूलैंड का अष्टक नियम में क्या आपके जिस प्रकार संगीत के 7वें स्वर के बाद 8वां स्वर, ये 8वां स्वर आ गया साहब, 8वें स्वर फिर से आता है उसी प्रकार, ये फिर से आ गया 8वां स्वर यहाँ पे, इसी प्रकार प्रथम तथा 8वें वर्ग के तत्वों के गुणों में भी क्या होती है समानता होती है, क्या होती है समानता होती है। अब ये देखना ये यहाँ पे समानता किस प्रकार से, इसने तो बताया थी समानता होती, पर इसकी एक कमी थी, और वो कमी क्या थी कि ये जो रूल दिया गया था ये सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता था, जो आपके परमाणु क्रमांक 20 होता है वहां तक लागू होता है, आगे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से लागू होता है। तो इसने जो समूह बनाई कि जिस प्रकार संगीत के 7 स्वर के बाद 8वां स्वर फिर से आता है, उसी प्रकार प्रथम तथा 8वें वर्ग के तत्वों के गुणधर्म भी क्या होते हैं समान होते हैं। अब देखो किस प्रकार से इसमें गुणधर्म समान होंगे वो ध्यान में रखना। सबसे पहले हम लेते हैं LiNa, ठीक है, जिसकी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कितने हुए यहाँ पे आपकी, ये हो गई 6 ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वापिस नियोन जो 8वां आएगा वो वापिस इस जो लिथियम में इसके समान ही दर्शाएगी आपकी गुणधर्म। ठीक है, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, वापिस जो 8वां यहाँ पे आगे क्लोरीन आएगा वो क्लोरीन आपके इसके समान ही गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। ये आपके इन तीनों के गुणधर्म क्या होंगे समान होंगे, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बस ये यहां तक चला था, आगे काम नहीं आया था, ये कैल्शियम तक की लागू होता है, इसीलिए ये आपके ये भी नियम क्या होता है यहाँ पे फेल होता है। फिर आगे एक और वैज्ञानिक आया मेंडलीफ, और उसने अपनी आवर्त सारणी के बारे में बताया था कि आवर्त सारणी में तत्व किस प्रकार से इसने वर्गीकृत किए। अब उस आवर्त सारणी को यहाँ पे हमें समझना है। अब देखो हमें यहाँ पे नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग धारणा बताई थी अपनी आवर्त सारणी के बारे में। अब यहाँ पे जो आवर्त सारणी आती है वो आती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या क्या गया कि जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया उनके परमाणु भारों के आधार पर, कि परमाणु भार के आधार पर उनको व्यवस्थित कर दिया गया कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सबसे पहले जिसका परमाणु भार कम है उसको सबसे पहले, धीरे धीरे जैसे परमाणु भार बढ़ता उनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया था। तो ध्यान रखना जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं आवर्ती फलन, तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भार जो भार होते हैं उनके क्या होते हैं आवर्ती फलन। नेक्स्ट बात क्या जाने, इसे क्या कहते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। एग्जाम में पूछे मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है तो वो आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, और मेंडलीफ ने जब तत्वों को ज्ञात किया था तो उस समय सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे। कितने 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अब देखो इस आवर्त सारणी की विशेषता क्या थी ये बात ध्यान में रखना। इस आवर्त सारणी की विशेषता, तो आवर्त सारणी की विशेषता क्या होती है कि आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, परमाणु भार पर आधारित थी कि परमाणु भार के अनुसार उनको व्यवस्थित किया गया था तत्वों को। आप यहाँ पे एक साइड में ये आवर्त सारणी देख सकते हो, ये आवर्त सारणी आपके मेंडलीफ के आवर्त सारणी किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था आप इस सारणी को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया गया था। किस क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। सबसे पहले जिसका परमाणु भार कम है उसको पहले, इस प्रकार धीरे धीरे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन तत्वों को जमाया गया था या उनको व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखें, उस समय जो वर्ग थे वो तो कितने थे 8 तथा आवर्त कितने थे 7। जैसे कि आप सारणी में अभी देखा कि यहाँ पे इस प्रकार के जो खाने स्तंभ आपको दिखाई दे रहे थे इस प्रकार के, वो तो आपके क्या कहलाते वर्ग, क्या कहलाते वर्ग। और जो उसमें इस प्रकार के जो कॉलम बने हुए थे ये आड़े कॉलम, ये कॉलम आपके क्या कहलाते थे आवर्त, ये क्या कहलाते आवर्त। तो इस प्रकार के जो खड़े खाने हैं वो तो क्या कहलाते वर्ग, और वर्ग की संख्या कितनी थी 8। जबकि जो क्षैतिज लाइन है उसमें जो क्षैतिज लाइन, वो क्षैतिज लाइन क्या कहलाती आवर्त, और उनकी संख्या कितनी थी 6 थी। आवर्त की संख्या 6, वर्ग की संख्या कितनी 8 थी। इन बातों को ध्यान में रखना। अब देखो इनकी कमियां क्या थी, कमियों को ध्यान रखना है
कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी। कमियों को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो कमियां क्या थी कि हाइड्रोजन की कोई निश्चित स्थिति नहीं थी। हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान फिक्स नहीं था कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रख दिया जाए। तो कोई निश्चित स्थिति यहाँ पे नहीं बताई गई थी, ठीक है। तो समस्थानिकों को स्थान भी नहीं दिया गया था। अब देखो यहाँ पे समस्थानिक क्या होते हैं कि ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है समान, लेकिन परमाणु भार क्या होता है अलग अलग। वो तत्व क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक। जबकि एक होता है आप समभारिक, नाम सुनते हो, क्या सुनते हो, समभारिक। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो सब अलग अलग। इस प्रकार वो आपके जो भी तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं समभारिक। समस्थानिकों को यहाँ पे कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट बात क्या है, कहीं पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया। तत्वों को कहीं कहीं पर ऐसा किया गया था कि उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित भी नहीं किया गया था, ठीक है। और जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उन तत्वों के स्थान पर एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन ऐसा लिख करके उसने नाम छोड़ दिया। अपनी आवर्त सारणी में क्या किया गया कि जिनकी खोज नहीं हुई उनको क्या कर दिया, एका बोरोन कह दिया, एका एल्यूमिनियम कह दिया, एका सिलिकॉन के नाम से उसने जगह छोड़ दी। फिर जगह छोड़ने के बाद जैसे खोज हुई तो एका बोरोन की जगह आपके स्केडियम को रखा गया, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम को रखा गया और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया। ये तो क्या होता है आपके स्केडियम, ये क्या होता है आपके गैलियम और ये है इसे बोलते हैं जर्मेनियम। क्या बोलते हैं जर्मेनियम, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है आपकी बीएससी। बी मतलब बोरोन और एससी मतलब स्केडियम। बीएससी में ए से एल्यूमिनियम और गे से गैलियम और सीज करो। बीएससी में एग सीज करो, सी मतलब सिलिकॉन, जे मतलब जर्मेनियम। तो इस ट्रिक के द्वारा आप इनको याद रख सकते हो। ये तो क्या होती है यहाँ पे बीएससी में एग को सीज करो, बिल्कुल करेक्ट। इस ट्रिक के द्वारा आप इनको याद कर सकते हो। अब बची हमारी आधुनिक आवर्त सारणी और वो आधुनिक आवर्त सारणी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।